चलिए देखिए विधि, देखिए कल मैंने कहां तक कराया था आप लोग को याद होगा 1750। अच्छा एक बात बताइए, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, कौन बच्चा बताएगा? और बैटल ऑफ बक्सर बताओ, याद है विधि? बैटल ऑफ बक्सर, ना ना वो नहीं बेटा, वो दूसरे का ना, कोई ना ले लो, वो छोड़ के कोई भी ले जाओ ना, ये रहा 1764, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। तो मैंने एक चीज ये भी बताई थी, मर्चेंटाइल क्या होता है? मर्चेंटाइल का मतलब कि कहीं से सस्ते दामों पे कोई चीज को खरीदना और महंगे दाम में दोबारा उसको बेच देना। जितने भी यूरोपियंस थे वो क्या करते थे, भारत से और ईस्ट से जो भी देश थे यहाँ से सस्ते कीमत पर जो भी था स्पाइसेस, मसाले या कॉटन की चीजें खरीदते थे और फिर उसको यूरोप के बाजारों में महंगे दामों पे बेचते थे। देखिए आपको ये भी बताया था कि जब बंगाल में अंग्रेज आए तो बंगाल का नवाब कौन था, नाम बताइए। अंग्रेज आए थे तो बंगाल का नवाब उस समय कौन था? मुर्शिद कुली खां। हिस्ट्री में याद भी करना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। मुर्शिद कुली खां के बाद उसका नाती बना था, ठीक है, आपको पता है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद उसका जो क्या कहते हैं बहन का हस्बैंड जो था, जिसको जीजा आप लोग कहते हो अपनी देसी भाषा में, मीर जाफर। हाँ, तो मिल गया था इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन मिला था ये भी इंपॉर्टेंट है, मीर जाफर। मीर जाफर को फिर हटा के मीर कासिम को बनाया गया और मीर कासिम के समय ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और बैटल ऑफ प्लासी किसके समय में हुआ था? सिराजुद्दौला के समय। आगे देखिए, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बंगाल में, तुमको उधर भेजे थे, तुम इधर कैसे आ गई? नहीं तुम उधर जाओ, उधर जाओ, इसको इधर आने दो। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बंगाल में व्यापार कैसे स्टार्ट किया? आपको पता है सबसे पहले जो महारानी विक्टोरिया फर्स्ट थी उन्होंने ये राइट दिया था, ले लो कुर्सी बैठ जाए, यहाँ ले लो, वहां गर्मी लगेगी। महारानी विक्टोरिया ने वो फरमान दिया था कि आपको केवल इंग्लैंड में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहां पे व्यापार करेगी। आगे जाकर के आपको पता है 1498 में पोर्तुगीज एक्सप्लोरर जो था, अरे बेटे अच्छे से दबा के चली जाना, क्या सर पे रख के जाएगी, कहीं इसके नीचे रख दे और जैसे दबा हो गया जा। वास्को डिगामा आता है भारत में, वो पहले ही खोज करके यहाँ पर गोवा को कॉन्कर कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ जाती है 1600 में, और 1651 में हुबली में जो कि कोलकाता है, ठीक है, वहां पर सबसे पहले ये लोग अपनी कोठी बनाते हैं, मतलब कि एक फोर्टिफाइड इलाका बनाते हैं जहां ये व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ये भारत आते हैं तो इनको चैलेंज होता है इनके सामने, बहुत सारे जो यूरोपियन ट्रेडर्स होते थे, जैसे कि डेनिश थे जो डच से, नीदरलैंड कहा जाता है, डच को नीदरलैंड के जो कंट्री है उसी को डच कहा जाता है, वहां के लोगों को डच वहां के थे। फ्रांसीसी भी आए बाद में, फिर पोर्तुगीज थे और ब्रिटिशर भी थे। इतने लोगों के बीच में कंपटीशन हुआ और वो चाहते थे हर एक कॉम्पिटिटर दूसरे को भारत से बाहर निकालना चाहता था। तो भारत में जो शुरुआती दौर में युद्ध हुए या वॉर हुआ वो इसी चीज के लिए हुआ, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए अंग्रेजों ने सूरत से मूव करके, गुजरात से मूव करके बंगाल में अपनी कोठी बनाई, वहां पे सेटलमेंट बनाया, क्योंकि वहां पर कोई भी कॉम्पिटिटर उनको कंपटीशन देने वाला नहीं था। वहां ना तो डच ने कोई भी तरह की व्यापारिक कोठी बनाई थी, ठीक है, ना तो फ्रांसीसी गए थे और ना ही पोर्तुगीज थे। मैंने आपको जैसा बताया, फ्रांसीसी जो थे, बोर्ड पे देखिएगा आप लोग, और नहीं तो क्या झाड़ू पोछा करेंगे। देखो
ये आपको भारत दिख रहा होगा। तो ये आंध्र प्रदेश है, ये आपका केरला है, ये है गोवा, यहाँ है सूरत और यहाँ है पांडिचेरी। ठीक है, ये है आपका सूरत, ये है गोवा, ये है केरला। तो वास्को डी गामा तो कालीकट या यहाँ कोचीन में आया था। उसके बाद ये पोर्तुगीज जो थे वो इस इलाके में एक्टिव थे, मालाबार कोस्ट इसको कहा जाता है। दिख रहा है आपको, मालाबार कोस्ट मतलब कि केरल और गोवा के बीच का जो इलाका था। केरल के कोस्ट को मालाबार कोस्ट करते, लेकिन यहाँ पर कॉन्कर करने के बाद वो गोवा चले गए और गोवा में अपनी बहुत ज्यादा पकड़ मजबूत कर ली और यहाँ अपनी सेना आर्मी सब रखने लगे, एक अपना छोटा सा स्टेट बना लिया। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, भारत को आजादी 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन हम लोगों ने 1960 तक 13 सालों तक गोवा पे पुर्तगालियों का ही राज था। भारत की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पुर्तगालियों को कह दो कि चले जाओ, आजादी तो ब्रिटिशर से मिली थी ना। ये 1960 तक था, बाद में आर्मी भेज करके इनको यहाँ से भगाया गया और इसको गोवा को लास्ट में कॉन्कर किया गया। उसी तरह यहाँ जो आपको सूरत दिख रहा है, तो 1600 में ब्रिटिशर आ गए थे यहाँ पे, ब्रिटिशर आ गए थे, इंग्लिश आ गए थे, इंग्लिश में। लेकिन इनको दिखा कि यहाँ पर पोर्तुगीज से बड़ा कंपटीशन है, गोवा में नजदीक है, मैं ये पोर्तुगीज है और पहले से स्टेबलाइज है, तो ये हमको टक्कर दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से सूरत से मूव करके वो चले गए और आगे बंगाल में और कोलकाता में 1651 में अपनी कोठी बनाई। ये जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे मसूलीपट्टनम नाम की एक जगह, मसूलीपट्टनम, यहाँ पर भी अंग्रेजों ने अपनी क्या कहते हैं कोठियां बसाई। ये पांडिचेरी जो दिख रहा है, भारत में 4-5 तरह की यूरोपियन कंपनी आई थी और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे और उन्होंने पांडिचेरी जो यहाँ पे है, पांडिचेरी आपको मैंने कल भी बताया था छोटे बच्चों को, एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे अभी भी गांव देहात के लोग भी जो अनपढ़ है ना, वो भी फ्रेंच बोलते हैं, जो बहुत पुराने जमाने के हैं। तो ये कॉन्कर किया, यहाँ फ्रांसीसी कंपनी बस पांडिचेरी। ठीक है, अभी पुदुचेरी कहते हैं, इसका नाम थोड़ा चेंज हुआ है। तो अब इस जगह को कॉन्कर करने के लिए अंग्रेजों को इनसे लड़ना पड़ा और बार बार गोवा को कॉन्कर करने के लिए ब्रिटिशर जो थे इस पे गोवा पे अटैक करते थे, पोर्तुगीज पे। तो उन्होंने सोचा इस इलाके में तो ठीक है लड़ना ही है, लेकिन हमको एक ऐसा भी जगह चाहिए जहां बिल्कुल कोई भी तरह का कंपटीशन नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा हमको सुरक्षा मिले। तो चले गए बंगाल। ठीक है, बंगाल। और जो बंगाल की कहानी मैंने आपको समझाई दी थी, तो क्लियर होगा। एक जीके का क्वेश्चन याद रखना, इंडिया में सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनी आई थी वो थी पोर्तुगीज, पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में भी वही गए थे। जो सबसे पहले आए थे वही सबसे लास्ट में गए। 1960 तक, भारत की आजादी के बाद तक यहीं थे वो। आगे देखो। पूरा वहां शासन था, पोर्तुगीज आर्मी, पुलिस ऑफिसर जिस तरह होते हैं, कलेक्टर, एसपी, सब उस तरह थे वहां पे। उनके अपना एडमिनिस्ट्रेशन उनका था पूरा गोवा में। बाद में उसको जीता गया। आगे देखिए किस तरह ने से मुगल एम्परर ने, बेटा बाद में कर लेना, टाइम मिलेगा। मुगल एम्परर ने फरमान दिया था, फरमान मतलब कि अधिकार पत्र या राइट ऑफ ट्रेड, औरंगजेब ने दिया था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने कल आप लोग को बताया था, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, दोनों में रॉबर्ट क्लाइव था, आपको अच्छी तरह से याद है। उस जगह को पलासी क्यों कहते थे, भावना तुम बताओ। अरे मैं तो खाना ही नहीं खा के आई। हाँ, पलास के पेड़, पलास का जो पेड़ होता है वो कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ब्राह्मणों में अभी भी यूपी बिहार में क्या होता है, जब जनेऊ होता है ना हम लोग का, जनेऊ, अरे चंद्रशेखर आजाद का जनेऊ नहीं देखा था, धागा जो ऐसे पहनते ब्राह्मण। हाँ, तो जनेऊ में क्या होता है कि पहले वो पलास की लकड़ी का एक डंडा होता है, उसको दिया जाता है, उसका कुछ अपना महत्व होता है। तो हम लोगों ने बचपन में देख रखा है।
और वो जंगलों में होता है, उस पे लाल लाल कलर के बहुत सुंदर फूल होते हैं। आप ये समझ लो कि अगर आप स्प्रिंग के मौसम में उस जंगल में चले गए, हम लोग तो बचपन में झारखंड में थे, फादर तहसीलदार थे, तुम लोग घूमते रहते थे वहां पे, तो देखा है पूरा पूरा जैसे लगेगा ना कि धरती है ही नहीं, कुछ स्वर्ग लोक टाइप का, इतना अच्छा लगता है। तो उसी के नाम पे वहां पलाश के बहुत ज्यादा पेड़ थे, इसीलिए उसका नाम पलासी पड़ गया। ये देखो जैसे लग रहा है ना बुड़का भर लेगा, ऐसा मुंह कर रहा है। आई डोंट नो। अरे तो कर तो पहले। 10 समोसे ले आ, तू कुछ मत कर। तो अच्छा ही, मैं खराब कहाँ बोल रहा हूँ, अच्छी बात। हाँ भाई, घूस लेके तो पूरी दुनिया मान जाती है, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ। घूस कोई भी ला सकता है, कोई दिक्कत, रिश्वत पूरी चलती है। हाँ, अच्छा ही है, खराब क्यों होगा। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मीर जाफर से ऐसी क्या गलती हो जाती है जिस कारण से उसको बंगाल का नवाब पद से हटा दिया जाता है। नवाब सिराजुद्दौला के मरने के बाद, बोलिए। हाँ, टैक्स वाला मामला मेन था। देखो, शासन नहीं चला पा रहा था, ये तो बहाना किया गया, अंग्रेजों ने ये आरोप लगाया कि तुम शासन अच्छा नहीं चला पाते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पता है कितना था उस जमाने में, भी बड़ा मुश्किल था। पर मंथ 5 लाख रुपीज इसको देने थे। आज के डेट में भी अगर किसी को, मैंने 5 लाख की कीमत बहुत बड़ी होती है, समझ रहे ना। तो पर मंथ 5 लाख रुपीज इसको टैक्स देना था। ईयर भी नहीं, मंथ में, तो कहां से बेचारा लाएगा। आगे देखिए। 1764 में, ठीक है, 1764 में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, कल तो पढ़ाया था ना। तो उस वॉर में हारने के बाद जो मुगल एम्परर थे, शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा, शाह आलम सेकेंड, उन्होंने क्या किया कि बंगाल की पूरी दीवानी, मतलब कि बंगाल का पूरा राज्य, दीवानी का मतलब ये होता है कि वहां पे जितना भी तरह का शासन चलाना है, टैक्स वसूलना है, जो भी करना है, सारा टैक्स वसूलने का और रखने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया। ये हर्जाने के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में, कंपनसेशन के रूप में दिया गया था। अंग्रेजों ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन युद्ध में मेरा तो नुकसान तो हुआ, मेरा पैसा खर्च हुआ, वो कहां से आएगा। तो मुगल एम्परर के पास उतने पैसे नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उसके बदले उठा करके सीधे पूरा दीवानी का अधिकार दे दिया कि मेरा पूरा राज्य है, तुम रख लो और तुम ही इसके मालिक बन जाओ। तो उस दिन के बाद से 1765 के बाद से अब बंगाल में, बंगाल ही पहला ऐसा स्टेट था तो अंग्रेजों के सीधे अधिकार में आ गया। अब वहां पर वो पूरा आर्मी जो भी रखना था, सब कुछ पूरे बंगाल के मालिक हो गए। 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। हाँ जी बेटा, हाथ से बेटा, ये तो माइनस करना है, इसमें क्या है। अरे तो उसमें क्या है, पहले यहाँ से कैरी लेंगे ना, ये ऊपर 1 है, तो 8 से 1 कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4, और ये 8 था तो ये कम हो गया तो 7, कैरी वाले माइनस, इसमें क्या है लड्डू। देखिए, कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर दीवानी अधिकार तो दे ही दिया गया था मुगल एम्परर के द्वारा। तो अब बंगाल का, हाँ, ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था। तो अब बंगाल का जो नवाब था, जो राजा था, वो कौन बन गया, यही बन गए, अंग्रेज ही नवाब बन गए, एक तरह के मालिक बन गए। और वो किस तरह से और क्या आगे हुआ, ये देख बताते हैं आपको। ब्रिटेन में चर्चाएं चलने लगी। अब यहाँ पर जितने भी लोग युद्ध में शामिल थे, लौट लौट के जाते थे। अब जो लोग यहाँ से जाते थे ना, तो जैसे जितने भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते थे व्यापार से, नवाब से कोई ना कोई गिफ्ट ले लेते थे, छोटा मोटा सरदार होता था उनसे भी तरह तरह के गिफ्ट लेते थे। तो अब जो लोग भी घर लौटते थे ना, वो बहुत ज्यादा पैसे कौड़ी लेके जाते थे, मैंने बहुत ज्यादा, बोले भाई इंडिया से आया, जरूर कुछ ना कुछ लेके आया होगा, समझ रहे हैं ना।
तो जो लोग भी इंडिया से अब जाते थे अंग्रेज लोग, उनको नवाब कहा जाने लगा कि ये बंगाल से है, नवाब की तरह ही इसके ठाठ हो गए। इतना पैसा कमाते थे। क्यों? क्योंकि वो ब्राइब लेते थे, करप्शन ज्यादा फैल गया था। जितने भी कंपनी के अधिकारी थे, अब जो टैक्स लेते थे ना, तो सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जमा ना करके अपना भी फायदा कमाने लग रहे थे। बात समझ में आ रही है आप लोग को? करप्शन फैल गया था। मान लो, हाँ बिल्कुल, हाँ बताओ। और हम लोग क्या कहते हैं, एक 10 गज का प्लॉट भी ना खरीद पाए। ये ईमानदारी में तो रखा हुआ है। और बच्चे यहाँ जैसे इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं, गाली देके जाते हैं, ये भाई ये मास्टर कति पागल, क्या करे। कहो किसी से कोई 2 सोने की बिस्किट मास्टर के पेन होल्डर में भी डाल जाए। लक्ष्य, 2 सोने की बिस्किट बेटे प्लीज। चलो मेरे को आधा दे देना, 1.5 तुम रख लेना। और बोलो बेटा, उसमें नहीं पता चल रहा, मेरे को बुक दिखाने को। एक सेकंड। देखिए, कंपनी रूल एक्सपेंड्स। तो बंगाल में क्या हुआ, कैसे वो आपको पता चल गया बंगाल की सारी कहानी। अब बंगाल में जैसे ही जीते, तो इनकी लालच बढ़ने लगी अंग्रेजों की, कि अब बंगाल जीत लिया तो और भी स्टेट को ऐसा ही होगा भारत का, धीरे धीरे क्यों ना और भी स्टेट को जीता जाए। तो 1757 से 1857 तक, 1757 से 1857, 100 साल की पूरी बात बता रहे हैं। इस 100 सालों के अंदर अंदर भारत का लगभग कोई भी ऐसा इलाका नहीं था, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के कब्जे में नहीं। पूरा भारत उनको उन्होंने कॉन्कर कर लिया। और हाँ, और मैं आपको एक आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं बता रहा हूँ, सुनते जाइए ना, सब कुछ पता चले। एक एक इलाके के बारे में बताएंगे कैसे कैसे अंग्रेजों ने जीता। बंगाल की कहानी तो आपने समझ ही ली, अब आगे बताते हैं। सबसे लास्ट में अंग्रेजों ने सिंध और पंजाब को जीता था। सिंध बेटा पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर लगता है वहां पर सिंध है, और पंजाब तो आप देख ही रहे कहाँ है, जो पाकिस्तान के में भी है और जो इंडिया में भी, जो पंजाब का इलाका है। वहां पे उस समय वहां का जो पंजाब का राजा था, रणजीत सिंह था। 1820 में, 1820 में अंग्रेजों ने पूरा का पूरा पंजाब कॉन्कर कर लिया, और सिंध भी इसी के आसपास जीता। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, हाँ सबसे लास्ट में लेट कर पाए थे, क्योंकि इधर भी कॉन्कर करने, इधर से अब एक तरफ से जीतते जाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब एक टर्म आता है, हाँ नहीं किया था, वो करके भी क्या करते, वहां कुछ है ही भी तो नहीं ना, इसलिए किसी ने नहीं जीता। वहां पे नेचुरल, नेपाल को नहीं जीता गया, इसलिए नहीं जीता गया क्योंकि वहां पे नेचुरल रिसोर्स है, ना तो कोई मिनरल है, ना तो कोई एग्रीकल्चर एग्रोलैंड था, ना मसाले कुछ होता नहीं, केवल पहाड़ पहाड़ है पूरा हिमालय, तो कौन जीतने जाए बेवकूफ की तरफ से, इसलिए नहीं जीता गया वैसे। और वैसे वहां के लोग बहादुर भी बहुत थे, बहादुर भी थे, गोरखा लोग बहादुर भी थे। डायरेक्ट चल के रट के आया आंसर। नहीं वो नहीं चलेगा, देखे कितना ईमानदार आदमी है, खुद बता दिया कि एक का याद ऐसे ही लिख देगा ये। देखिए, अरे कोई बात नहीं, तुम रखो ना, मैं देख लूंगा ना। अब देखो, एक सहायक संधि नाम का शब्द होगा वहां पे, देखो मिल रहा है आपको इसी पेज पे, सहायक संधि, सब्सिडरी एलियंस। अब ये सब्सिडरी एलियंस क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, आगे कंपटीशन में जब बड़े होके जाएंगे ना, ये सारे शब्द सुनने को मिलेंगे आपको और आपके पेपर में आएगा। सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि क्या थी वो देखिए। अंग्रेजों ने एक तरीका सोचा, और
अरे तो आगे जनरल कंपटीशन देंगे ना 12वीं करने के बाद। हाँ क्या? एक सेकेंड, इसका नाम क्या था मैं देख लूं, कोई बात नहीं। अंग्रेजों ने एक तरीका सोचा कि बिना लड़े बिना युद्ध किए केवल बैठे बैठे कैसे पूरे भारत को अपने अधिकार में कर लें। देखिए कितना दिमाग था उनके पास, और अपने दिमाग के चलते ही उन्होंने पूरे भारत को कॉन्कर कर लिया। बुक बंद कर दे बेटे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि सब करे तो घर जाओ। तो उसमें क्या था, सहायक संधि का कॉन्सेप्ट, मतलब सब्सिडियरी अलायंस। उसमें क्या नियम थे ये बता रहा हूं। अगर किसी देश ने, मान लो कि हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है, उसने क्या किया कि सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर दिया, मतलब कि पैक्ट पे साइन कर दिया अंग्रेजों के साथ कि मैं सब्सिडरी, नहीं वो नहीं था, मैं बता रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं। सब्सिडरी अलायंस अगर करता है तो क्या था, पहली बात कि उसके पास कोई सेना नहीं रहेगी। मान लो हरियाणा क्या कोई राजा है, तो उसके पास अपनी सेना तो होगी राजा के पास, तो वो सेना को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। डिसमेंटल का मतलब होता है भंग कर देना, सेना को तोड़ देना, ठीक है। ये बेटा अंग्रेजों में जो मैं बता रहा हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने सब्सिडी, नहीं वारेन हेस्टिंग्स ने, और आगे जाके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी, मैं आगे आपको भी बता दूंगा कि किसने किया था, उसने ये सब्सिडरी अलायंस लेके आया। एक तरह का रास्ता, एक तरह की संधि थी या समझौता था कि अगर इस पे कोई साइन कर लेगा तो उसमें उसको क्या क्या करना होगा। मान लो हरियाणा के राजा ने सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर लिया, तो पहले अंग्रेज क्या करेंगे कि उसकी सारी सेना खत्म कर देंगे। सेना खत्म करने का मतलब हथियार ले लेना, या उसको कहा जाना कि अपने किले में आप सेना मत रखो, इस तरह से। अंग्रेजों की सेना की एक टुकड़ी, एक ब्रिगेड जो होगी पूरे इंग्लिश आर्मी की, वो उस राजा के राज्य में रहेगी, ठीक है। उस पूरी की पूरी आर्मी का जो खर्च होगा, सैलरी, इवन सैलरी भी, कोई भी सेना होगी तो सेना के आदमी को पर मंथ का सैलरी भी तो देंगे ना, वो सैलरी, उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम, रहने का इंतजाम, और जितना भी गोला बारूद जो भी वेपन्स होंगे, आर्टरी होगी, सबका सब जो खर्च होगा वो राजा ही उठाएगा, जिस राजा में ये आर्मी रहेगी। मतलब हरियाणा की राजा, अभी रुक जाइए ना, मेरे को लेट मी फिनिश, आपको देंगे मौका। तो उसके बाद पूरा का पूरा एक बड़ा सेना का जो टुकड़ी है वो कहाँ है, आपके राज्य में है, और अंग्रेज अपने उस सेना को पालने के लिए 25 पैसा भी खर्च नहीं कर रहे। सब तो आप हरियाणा राज्य ही कर रहा है, सपोज दैट। उसके बाद जो राजा का दरबार होगा, कोर्ट ऑफ द एम्परर जो भी होगा, उस राजा के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा, वो एक अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर होता था। राजा के दरबार में जो भी बात होगी, जो भी चीज होगा, जैसे भी होगा, सारा का सारा उसके सामने होगा। तो आप कोई विद्रोह की बात भी नहीं कर सकते हो अंग्रेजों के खिलाफ। और लास्ट एंड द मोस्ट क्या था कि जिस भी कंट्री ने या जिस भी स्टेट ने, रियासत ने अगर सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है, वो अंग्रेजों को छोड़ के और किसी भी फॉरेनर पावर से किसी भी तरह की बातचीत या समझौता या कोई भी पैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर मान लो ऐसा हो गया तो क्या होगा, सारा का सारा जितना भी राज्य है अंग्रेजों के प्रभाव में आ जाता था। और अंग्रेज बाद में क्या करते थे, देखते देखते जब देखते थे कि वहां पे शासन थोड़ा बहुत कमजोर हो रहा है, तो किसी न किसी तरह बहाने से उस राजा को हटा देते थे और ब्रिटिश इंडिया में पूरा का पूरा राज्य मिला लेते। ठीक है। हाँ हाँ, सॉरी मैं तो आधी बात बोलता है। हाँ सॉरी मैं हाँ मैंने आधा बात बताया। उसको बस एक ही फायदा था कि अगर उस कंट्री, उस स्टेट पे कोई भी बाहर का अटैक करेगा, कोई भी, तो उसकी पूरी स्टेट की सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेजों की होगी। बात समझ रहे? पूरा अंग्रेजों का वो अधिकार, मैंने अंग्रेजों ने इस पे साइन कर रखा था, अंग्रेज ही उसको प्रोटेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी, बस वो सिक्योरिटी के नाम पे इतना पूरा टंटा था। और एक बात बताओ, जब अंग्रेज वहां आर्मी है तो किसकी हिम्मत है जो उस पर अटैक करेगा? अंग्रेजों के पास पावर था ना।
तो ऐसा कम ही केस हुआ कि अंग्रेजों ने किसी के साथ सब्सिडी अलायंस किया हो और किसी ने अटैक किया हो। एक बार हुआ था जो आगे मैं आपको बताऊंगा। मैसूर, मैसूर मतलब जो भी कर्नाटक का नाम सुनते हैं उस जमाने में मैसूर कहा जाता था। अब लाइन वाइज चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो सब्सिडी अलायंस समझ गए आप लोग क्या था, आगे देखिए। रिचर्ड वेलेस्ली was governor हाँ वो पूरा राज्य ले लेंगे, वहां से खुद टैक्स वसूलना स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ वही कहानी तो बता रहा हूँ आपको। अभी देखिए, रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था इंग्लिश का, ब्रिटिशर था वो। अवध के साथ उसने सब्सिडी अलायंस किया। अवध मतलब पूरा उत्तर प्रदेश का राज्य, जो अभी उत्तर प्रदेश आप जानते हैं उस जमाने में अवध कहा जाता था। मैसूर, अभी जो कर्नाटक है उस जमाने में मैसूर कहा जाता था। तो मैसूर का नाम आएगा तो इस चैप्टर में टीपू सुल्तान और हैदर अली का नाम याद रखना। हैदर अली पापा जी थे और टीपू सुल्तान उनके बहुआ जी थे, मैंने बेटा, ठीक है। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था। अगर अवध का बात होगा तो नवाब सुजाउदौला याद रखना, नहीं नवाब वाजिद अली शाह। जब अंग्रेजों ने, वेलेस्ली ने अवध के साथ, जो कि पूरा भी उत्तर प्रदेश है, अवध के साथ, वेलेस्ली बेटा एक ब्रिटिश गवर्नर था जिसने, हाँ, जो अंग्रेजों की तरफ से जिसने साइन किया था, समझौता किया था अवध के नवाब से। अवध का नवाब वाजिद अली शाह था और ये ईयर था 1801 की बात कर रहे हैं, 1801, 1801 की बात है। उस समय वेलेस्ली ने वाजिद अली शाह जो अवध का नवाब था उससे सहायक संधि की, और सहायक संधि के द्वारा जो अवधि पहला ऐसा स्टेट था जो कि अंग्रेजों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया, ये कह के कि जो वाजिद अली शाह है वो निकम्मा है और इनएफिशिएंट है, मतलब कि उतना काबिल नहीं है प्रशासन चलाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाजिद अली शाह अवध का नवाब था 1801 में, जब उसके अवध के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि या सब्सिडी अलायंस किया था। तो कुछ दिन तक तो चला, लेकिन वाजिद अली शाह जैसे जैसे अंग्रेजों का लालच बढ़ता गया, वहां पर से उसको हटा करके पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। वहां जितनी बेगमें थी या जो भी लेडीज थी, जरानियां थी, सबके गहने जेवर जो था सब छीन ले गया लूट करके, और इसकी बहुत शिकायत भी हुई थी वेलेस्ली की। आगे देखिए, टीपू सुल्तान, द टाइगर, द टाइगर ऑफ मैसूर। देखिए, आंगल एंग्लो मैसूर वॉर, 4 ऐसे वॉर हुए थे, ठीक है। हिंदी में आंगल मैसूर युद्ध के नाम से होगा, 4। फर्स्ट और जो सेकंड था वो तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। मैं, आपने विजयनगर का नाम सुना होगा, तेनालीराम, तेनालीरामा नहीं एक नाटक आता था, सुना होगा, देखा नहीं भी होगा। तो विजयनगर कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक राज्य, 12th क्लास में भी ये मेरे को चैप्टर पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो एक हिंदू राज्य था। तो वहां का जो एक मंत्री था हैदर अली नाम का, लास्ट में उसने क्या किया कि कब्जा करके पूरा किसी तरह पूरा का पूरा राज्य पे अधिकार कर लिया, और हैदर अली ने मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया। अब ये ईयर थी 1761 से 1782 के बीच की बात, 1761 से 1782 के बीच की बात। उस समय क्या हुआ कि टीपू सुल्तान जो था, सॉरी हैदर अली जो था, पूरा मैसूर का राजा था। इस समय अंग्रेजों से उसकी लड़ाई हुई, एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ मराठा, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ कि हैदर अली ने हर बार, एक दो बार हारा होगा, नहीं तो जितने भी वॉर हुए हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया। अचानक से क्या हुआ कि हैदर अली मारा गया,
मृत्यु हो गई, युद्ध में नहीं, ऐसे ही किसी बीमारी से। तो हैदर अली के मरने के बाद जो उसका बेटा था टीपू सुल्तान राजा बना। टीपू सुल्तान जितना बहादुर योद्धा कोई भी नहीं था उस जमाने में। बहुत ही मैंने युद्ध करना उसको आता था, उसको बस लड़ना आता था, लेकिन डिप्लोमेसी नहीं आती थी, कूटनीति मतलब बातचीत में किसी तरह फंसा के कोई उपाय निकाल के। तो बेटे बैठे क्यों हो, कर रहे हो कुछ तो जाओ। पहला बच्चा देखा जिसको बैठने में मजे आ रहे हैं। तो 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर के राजा बनते हैं और अंग्रेजों के साथ उनकी लड़ाई होती है। तो सेकेंड और थर्ड जो मैसूर वॉर होता है वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है। इसमें वो हारते भी हैं टीपू सुल्तान, इसमें आगे मैं बताऊंगा। लेकिन उन्होंने एक काम क्या किया कि अंग्रेजों को रोकने के लिए या अंग्रेजों को हराने के लिए फ्रांसीसियों से सपोर्ट मांगा। ठीक है, फ्रांसीसी। और जैसा कि आपको पता है कि फ्रांसीसियों से, और ये जब सेकेंड वॉर में हार गए, मैं आपको बता रहा हूं, रुक जाओ एक सेकंड मेरे को दो। सेवनटीन 1792 में जो थर्ड एंगल मैसूर वॉर हुआ, 4 वॉर हुए थे तो थर्ड में 1792 में हुआ, उसमें टीपू सुल्तान हार गए और टीपू सुल्तान पर दबाव दिया गया कि आप सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर दो। जो अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड वेलेजली, उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वेलेजली, उसने दबाव दिया और टीपू सुल्तान को साइन करना पड़ा। टीपू सुल्तान को 2 चीज करना पड़ा, एक तो सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने पड़े और दूसरा उनके 2 बेटों को, 2 छोटे छोटे बेटे थे, बुक में दिखेगा आपको, दिख रहा है, इन 2 बेटों को भी अंग्रेजों ने अपने पास रखा कि ये हम लोग को है ना एक सिक्योरिटी की तरह रखेंगे ताकि तुम है ना हमारे कंट्रोल में रहो। अपनी हिरासत में रखा गया, महल में नजरबंद करके, टीपू सुल्तान से अलग करके। लास्ट में टीपू सुल्तान को लगा कि गुलामी में ही जिंदगी बीत जाएगी और उसने सोचा कि बार बार जीवन भर गुलाम जीने से अच्छा है, यहाँ स्टेपल करके यहीं रखो, यहाँ रखो, बार बार गुलाम जीने से अच्छा ये है कि लड़ते हुए क्यों ना मारे जाए। तो 1799 की बात है, 1799, फोर्थ एंगल मैसूर वॉर की बात है। श्रीरंगपट्टनम का जो किला था उसकी मेन गेट के पास वॉर करते करते शहीद हो गया टीपू सुल्तान और मर गया, और उसके मरने के बाद पूरा का पूरा मैसूर राज अंग्रेजों ने अपने अधिकार में किया। तो मैसूर की यही कहानी समझ में आ गई होगी आप लोग। क्या बोलो। हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश रेसिडेंट के बिना जानकारी के आप कोई काम नहीं कर सकते। जो भी आप निर्णय लोगे तो राजा के दरबार में ही लोगे, कोर्ट में लोगे, भाई राजा की दरबार लगेगा, वहां रेजिडेंट तो बैठा ही रहेगा। मतलब देखो मेरी बात सुन लो, वहां पर है ना राजा कुछ भी जो करेगा, ठीक है ना, उसकी जानकारी वहां मिल जाती थी। और ब्रिटिश रेजिडेंट एक छोटा सा ऑफिसर केवल होता था, वो अपने बड़े अधिकारी को ये इंफॉर्मेशन देता था, जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था। मतलब कि इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का या सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन मालिक होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक सबसे बड़ा अधिकारी भेजती थी इंडिया में, जो पूरे भारत का हेड होता था, वो गवर्नर जनरल कहा जाता था 1857 तक। और वही आदमी 1857 के बाद वायस राय के नाम से जाना। रेजिडेंट का परमिशन नहीं चाहिए होता है उसको, राजा को रेजिडेंट से परमिशन नहीं चाहिए होता था। ठीक है, जो भी करना है कर सकता था, लेकिन नियम भी था ना, अपने राज्य में कुछ भी कर लो लेकिन बाहर का कोई काम नहीं कर सकते हो। वो तो मना था ना, तो कैसे करें। हाँ बिल्कुल, अंग्रेज आपको मना कर देंगे। जो मेन अधिकारी था ना अंग्रेज रेजिडेंट, ये इंफॉर्मेशन केवल अपने सीनियर ऑफिसर को भेजेगा जो कि गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल फिर उसको
प्रेसिडेंट के थ्रू नोटिस भेजेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और ज्यादा बोलेंगे तो राजा जी को जेल में। पता ही आपको आगे का। बेटा 4 वॉर हुए थे, याद कर लीजिएगा, और डेट मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ वीडियो में। 1767 से 69 फर्स्ट वॉर हुआ था मैसूर वाला, 80 से 84 सेकेंड वॉर हुआ था, 90 से 92 थर्ड हुआ था, और 1799 फोर्थ वॉर हुआ था। ठीक है, लिखना नहीं है, आप वीडियो देख लेना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता या हर वीडियो बनाए बेटा, बिल्कुल अपलोड हो गया है यूट्यूब पे, जाइए आप आरटीवी पकड़ के यूट्यूब तक चले जाइए। एक सेकंड, कहां से आ गया यार। कितना टाइम लग जाए रे। देखो, करो करो, आप करो। आज उनका भी पसीना देखते हैं, मोहसन कितने दिन में उन्हें पसीना बना है, सोचा आपने कितना मेहनत किया मैंने। देखिए, अब मैंने 2 चीज तो बता दी, बंगाल आपके दिमाग में क्लियर है, और दूसरा मैसूर। अब बात आती है मराठा की। मराठा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको डेट में, राजाओं के नेम में, और कितने वॉर हुए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए ध्यान देते हैं। वॉर विद मराठास, मराठों। अब जैसे मैं बताऊं, अगर मैसूर का युद्ध हुआ मतलब पूरा कर्नाटक का राज्य अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। बंगाल का वॉर हुआ था तो बंगाल पूरा हो गया था। अवध था तो अवध भी आ गया था। मराठा भारत के सबसे बहादुर वीर योद्धा थे, उनको जीतना अंग्रेजों के लिए भी टेढ़ी खीर थी। इतना आसान नहीं था कि अंग्रेज उनको जीत लेंगे, क्योंकि भारत में कि गुलामी का सबसे बड़ा कारण क्या है, हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ना, जब आप लिखोगे तो ये सारी बातों को लिखो, इससे आंसर अच्छा होता है। भारत में हम लोग गुलाम क्यों थे, सबसे बड़ा रीजन आप चारों बच्चे बता दीजिए, पांचों में जान जाऊंगा कि हम लोग गुलाम क्यों हुए, अंग्रेजों ने हमारी कौन सी नस पकड़ ली जिसके चलते हम लोग गुलाम हो गए। क्या कारण आपको लगता है? बस मेरी जो एक बात बताइए, वो एक ही बात थी जिसके चलते हम लोग गुलाम हुए। नहीं, ये नहीं। विधि तुम सोचो, बताओ, कुछ दिमाग लगाओ। यूनिटी, एकता ही नहीं थी हम लोगों के बीच में। उस राजा को पता था कि बंगाल पे अगर हम अटैक करते हैं, बात समझ रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से अवध का राजा हमको उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, दिल्ली में बाबर ने जब अटैक किया 1526 में, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुई, तो पता है किसने उसको न्योता दिया था, यहाँ पर रास्ता बताया था? राणा सांगा ने, जो कि महाराणा प्रताप के दादाजी थे। उन्होंने कहा मोहम्मद, यहाँ पर इब्राहिम लोदी का शासन था। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं सब बताऊंगा। दिल्ली में लोदी डायनेस्टी का राजा था इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर अफगानिस्तान में था उसमें, अफगानिस्तान का राजा। बाबर तो पहचानते हैं आप लोग, अकबर के दादा थे। तो उसने कहा, सोचा कि, और जीतते जीतते है ना, पाकिस्तान के बॉर्डर तक आ गया था बाबर, पंजाब तक, सिंध तक। तो राणा सांगा ने इंफॉर्मेशन भेजा अपने दूतों से कि आप दिल्ली पे अधिकार करो, इब्राहिम लोदी का हमको पता है किस तरह से हारेगा, और पूरा सपोर्ट आपको करेंगे। और उसने एक चीज गलती कर दी। राणा सांगा ने सोचा ये तो बाहर का आदमी है, लूट मार करेगा, इसको मार देगा, चला जाएगा, और दिल्ली पे हम दिल्ली के राजा बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसको पता नहीं था कि बाबर उसका भी बाबू है। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जब हुई, तो बाबर आकर के इसकी मदद से जीत गया, इब्राहिम लोदी मारा गया। और अब राणा सांगा इंतजार कर रहा था कि अब जाएगा बाबर, तब जाएगा बाबर। बाबर अगले साल 1527 में, 26 में लड़ा था, 1527 में मेवाड़ पे ही अटैक करके राणा सांगा को मार गया। हाँ, ठीक, जाओ, बाय।
तो वही मैंने सोचा तुम खून क्यों नहीं पी रहे। होनहार है ये। भाई का नाम क्या है? शुभम। ले, देखो बेटा मराठों को देखिए। तो मैंने कहा आपको कि इंडिया में अंग्रेजों ने सभी राज्यों पे अधिकार किया, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इंडिया के राजाओं के छोटे छोटे राज्यों के बीच में यूनिटी नहीं था। बेटा वो कुर्सी अंदर करते जाइएगा प्लीज, ठीक है। लेकिन मराठों को क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मराठे लोगों में बड़ी एकता थी, वो एक दूसरे से लड़ते नहीं थे। मराठा मतलब एक बार मराठा की आवाज आई तो सारे मराठा राजा एक हो जाते थे, क्योंकि मराठवाड़ा जो पूरा महाराष्ट्र और आपको मध्य प्रदेश का इलाका दिखता है, और साउथ गुजरात, साउथ एमपी और पूरा का पूरा महाराष्ट्र। भगवान, लगा चैन मिल गया भाई। ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये मराठवाड़ा कहा जाता था, और यहाँ पे मराठे होते थे, मराठा राजा, और यहाँ पे बहुत सारे राजा थे, ठीक है। शिवाजी के मरने के बाद ये पूरा महाराष्ट्र, ये जो मराठवाड़ा है वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया, लेकिन उनमें एकता थी। कभी भी जब मराठों के नाम पे कोई बात होती थी तो एक दूसरे को कभी भी विपक्ष में जाके अंग्रेजों को सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। इसीलिए मराठों को हराने में और खत्म करने में अंग्रेजों को टाइम लगा। अब देखिए कैसे हुआ ये। अब from the late 18th century, the company also sought to curb the eventually destroy Maratha power with their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. The Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. They were divided into many states under different chiefs or sardars belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikwad and Bhosle. ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। बैटल ऑफ पानीपत 3 हुआ था, 1526 में, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा 1556 में, 1556 में अकबर और शेर शाह का जो बेटा था इस्लाम शाह, उसका एक मंत्री था, हिंदू मंत्री था, हेमू, उसके बीच में। तो किसके बीच में? 1556 का मतलब बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर जीता। और 1761 में 1761 में बैटल ऑफ पानीपत थर्ड हुआ, जिसमें एक तरफ तो अफगानिस्तान का जो राजा था अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ से यहाँ पर मुगल वंश का शासन था। लेकिन मुगलों को सपोर्ट कौन कर रहा था? डायरेक्ट जाकर के मराठा। 1761 की बात है, उस समय मराठा पावर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा चरम पर थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और जैसे ही मुगल एम्परर ने, जो कि केवल नाम का ही राजा था, उसको दिल्ली छोड़ के कोई भी लाके उसके पास थे नहीं, ठीक है। मुगल एम्परर की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं 1761 की बात कर रहे हैं। उस समय आपको पता है औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी राजा हुए मुगल वंश में, वो सारे कमजोर थे, उनके पास इतना पावर नहीं था, इतना शक्ति नहीं था कि वो इस पूरे देश को अपने साथ मिला के रख सके। औरंगजेब की बात, लास्ट नहीं था बेटा, लास्ट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है, बहादुर शाह जफर सर 1857 में उसको पकड़ करके रंगून, जो कि मैं क्या बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, जो औरंगजेब था ना, लास्ट मुगल एम्परर था जो कि पावरफुल था, जिसके शासन में पूरा भारत एकजुट था। बैठ जाओ ना, इतनी कुर्सी लगी है। आज तो 9th क्लास को बहुत मजे आएंगे और सजे भी मिलेंगे, टेस्ट में मर जाओगे और सिलेबस कटा हुआ इतना है कि सीधे छत पे चढ़ जाओगे। देखिए बाबू, कॉमेडी भी चलती है और साथ साथ फाइट भी, जरूरत के हिसाब से, स्वाद अनुसार, जिसको जैसा अच्छा लगे। तो 1761 में जो बैटल ऑफ पानीपत थर्ड हुआ, उसमें मराठे हार गए, बुरी तरह से हार गए, ठीक है। और हारने के बाद क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली भारत आया तो यहाँ पर उसने अधिकार करके नहीं रखा, बस लूट मार की और वो चला गया।
जी नहीं, मैं अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं और अभी आपको बताऊंगा इसके ऊपर। अभी थोड़ा मराठों को देख ले हम लोग, बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ये तो अपना एरिया है, आप जहां चलना चाहो चल सकते हैं हम लोग। क्यों जीते, क्यों मरे, कौन कहाँ गया, बहुत पढ़ रखा है, जो पूछेंगे बता देंगे आपको, ध्यान दीजिए। तो जब वहां से हार के मराठे आए तो पहले तो मराठा राज्य एक था, सब एक साथ थे और वो पेशवा के अधीन होते थे। पेशवा मतलब कि प्रधानमंत्री। पूरा मराठा राज्य चाहे कितना भी बड़ा हो, पेशवा मेन होता था। लेकिन बाद में ये टूट के छोटे छोटे हिस्सों में बट गया और 5 स्टेट में बदल गया। जो मराठा लोगों में जैसे हिंदू में अलग अलग जाति होती है ना, तो इनके भी गोत्र अलग अलग थे। जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ये 4 मेन थे जो मराठा राज्य थे, जो 4 राज्यों में बट गया पूरा मराठवाड़ा। और इनके राजा कौन थे? भी अंग्रेज भारत में थे, बंगाल में थे। लेकिन ये जब टूट करके बहुत सारे राज्यों में बदल गए, उस समय पूरा जो, हाँ बैटल के बाद, हारने के बाद ये सारे राज्य टूटे थे। अब देखिए जो मेन चीज है इस कॉन्सेप्ट में, ध्यान से सुनिए। दीज चीफ्स वर held together in the confederacy under a Peshwa principal minister or prime minister who became its efficient military and administrative head based in Pune. Mahaji Scindia and Nana Fadnavis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. 4 राज्यों में 4 हिस्सों में पूरा मराठवाड़ा बट गया था। सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ और होलकर 4 थे। लेकिन ये चारों किसके लिए वफादार थे? समझ रहे ना, चारों अलग अलग स्टेट के अपने अपने राजा थे, लेकिन पूरे इस महाराष्ट्र के चारों राज्यों का एक प्रधानमंत्री होता था जिसको पेशवा कहा जाता था, और सब लोग उसके अंडर में आते थे। उसकी बात को कोई इनकार नहीं कर सकता था। उसके पास अपनी आर्मी होती थी और जो भी मामला होता था वही जाकर के सब देखता था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को? नहीं आया? आया? अब देखो, अब इस स्टेट के सीएम चाहे कितने भी हो जाएं, प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है। बस बिल्कुल सही है आप कर रहे हो, उसी तरह देखिए। और जो ये पेशवा थे, उनका जो दरबार था या जो महल था, पुणे का नाम सुना होगा, मुंबई के बगल में, पुणे में वो रहते थे। पुणे में ही उनका अपना हेडक्वार्टर होता था। और 2 मराठा योद्धा जिनका पूरे इतिहास में नाम है, वो कौन थे? नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया। ये सबसे बहादुर थे, इनको अंग्रेज कभी भी झुका नहीं पाए। बात समझ रहे हैं? अब देखिए कैसे, अब क्या देखते ही रहेंगे, अब उनको भी पढ़ाएंगे। आज रहने देते हैं।